काली और गोरी बहू की सर्दी। वसुंधरा अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। वसुंधरा की बड़ी बहू मोना तो उसी की पसंद थी, लेकिन छोटी बहू पायल को उसका बेटा लव मैरिज करके घर लेकर आया था। पायल, पायल बेटा, देख तेरा पति काम पर भूखा ही जा रहा है, जा जल्दी से इसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ। लाई माँ जी। पायल अपने पति के लिए नाश्ता ले आई। नाश्ता करके अरिजीत ऑफिस पर चला गया। माँ, क्या मैं आपके लिए भी नाश्ता लेकर आ जाऊं? नहीं, मैं तो इंसान ही नहीं हूँ, या फिर मुझे भूख ही नहीं लगती। अरे काली, तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा, सुबह 8 बजे मुझे मेरा नाश्ता मेरे बिस्तर पर चाहिए। अब जा लेकर आ, और अगर कल से देर हुई तो मैं तुझे मार मार कर तेरी चमड़ी को पलट दूंगी। अब दफा हो यहाँ से। वसुंधरा ने अरिजीत के जाते ही पायल को बहुत सुनाया। दरअसल पायल एक काली और गरीब घर की लड़की थी, जिसकी वजह से वसुंधरा उसे एक आंख भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की खातिर उसे पायल को ना चाहते हुए अपनाना पड़ा। लेकिन वसुंधरा ने पायल को सिर्फ अपने बेटे के सामने दिखावे के लिए ही अपनाया था। अरिजीत के जाते ही वो पायल से बिल्कुल गैरों की तरह व्यवहार करना शुरू कर देती थी। अभी पायल बस नाश्ता बना ही रही थी कि तभी आंखें रगड़ती हुई वसुंधरा की मनपसंद बहू मोना उठकर आई। आ गई मेरी बच्ची, कुछ देर और सो जाती। नहीं सासू माँ, अब नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, अब तू आज जल्दी उठी गई है तो चल, दोनों सास बहू साथ साथ नाश्ता करेंगे। अरे ओ काली, मोना के लिए भी नाश्ता बना कर ला। हाँ, और मेरी चाय में चीनी बिल्कुल ना की बराबर रखना। दोनों सास और जेठानी बैठे बैठे पायल को ऑर्डर दे रही थी, लेकिन बेचारी पायल इस सब पर भी कुछ नहीं बोली और उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। वसुंधरा अपनी बड़ी बहू से कोई काम नहीं करवाती थी और उसे बिल्कुल राजकुमारियों की तरह रखती थी, क्योंकि मोना उसकी पसंद की बहू थी, जो अमीर और सुंदर भी थी। इसी तरह मोना भी अपनी देवरानी को सताने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। और ऐसे ही चलते चलते अब सर्दियां आ चुकी थी। आहा, कितनी सर्दी है। ऐसे में तो मेरा मन कड़क चाय और साथ में मूंगफली खाने को कर रहा है। अभी मंगवाती हूँ। अकल्लो, ओ काली माई। जी जेठानी जी। एक बार में सुनाई नहीं देता है। मेरा मन ना मूंगफली का हो रहा है। जा बाहर से मूंगफली लेकर आ, और हाँ, साथ में चाय भी बना देना। लेकिन जेठानी जी, मैं अभी बर्तन धो रही थी। जा लेकर आ, वरना। काली, कामों से बचने के बस बहाने चाहिए तुझे। जो मेरी बहू बोल रही है वो कर, समझी? बेचारी पायल को सभी की बातें सुनकर ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। उसने पहले मूंगफलियां खरीदी और फिर अपनी सास और जेठानी के लिए चाय बनाई। बहुत अच्छे। अब एक काम कर, हीटर ऑन कर दे, और वो देख, कोने में मेरी साड़ी पड़ी हुई है, उसे भी धो देना। मोना सारे काम बस कंबल में बैठकर पायल से करवा रही थी। एक तरफ गोरी बहू की सर्दियां आराम से हीटर और बिस्तर में कट रही थी, वहीं काली बहू पायल को सारे काम बस कुछ कपड़ों में रहकर करने पड़ते थे। शाम हो गई है, मुझे तो सुबह से नहाने का समय भी नहीं मिला। एक काम करती हूँ, अब जल्दी से नहा कर आ जाती हूँ। पायल कड़कड़ाती सर्दी की रात में नहाने चली गई। बाहर से उसे वसुंधरा देख रही थी। ये काली माई इस समय नहाने गई है, अब आएगा मजा। वसुंधरा ने पायल के जाते ही गीजर का बटन ऑफ कर दिया। अब तो उसकी काली कुल्फी जम जाएगी। अचानक ही गर्म से बर्फ की तरह ठंडा पानी आना शुरू हो गया। ये पानी तो बहुत ठंडा है। ना चाहते हुए भी पायल को उसी ठंडे पानी से नहाना पड़ा, लेकिन उसने इस सब पर भी कुछ नहीं कहा। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जेठानी और सास के अत्याचार पायल के ऊपर सिर्फ बढ़ते ही थे। एक दिन सर्दियों में ही बहुत तेज बारिश आई। अरे वाह, कितनी तेज बारिश है। ए काली, चल जा, इस बारिश का कोई फायदा उठा। मतलब? अरे बेअक्ल, इतनी तेज बारिश को ऐसे जाया मत जाने दे। ये ड्राइंग रूम में बिछा हुआ कालीन छत पर ले जाओ और बारिश के पानी से इसे धो डाल। लेकिन माँ, इससे तो मैं पूरी भीग जाऊंगी। सिर्फ भीगेगी ही तो, मरेगी तो नहीं। और वैसे भी तेरे जैसे काले आसानी से कहाँ मरते हैं। वाह सासू मॉम, क्या डायलॉग था, मजा आ गया। हाँ, अब ये सब बातें छोड़ो। अरे काली, जा भी। वसुंधरा ने कह कह कर आखिरकार पायल को ऊपर भेज ही दिया। बारिश का पानी बर्फ से भी ठंडा था, ऊपर से ठंडी हवा और कड़कड़ाती ठंडी। लेकिन इस सबको नजरअंदाज करते हुए पायल को छत पर जाकर कालीन धोना पड़ा। वो उसे धोते हुए पूरी कांप रही थी, और ये सारा नजारा उसकी सास और जेठानी मूंगफलियां खाते हुए एंजॉय कर रही थी।
इसकी गोद साफ कर। हाँ, किसी तरह पायल ने उस कालीन को धो दिया, लेकिन नीचे आने के बाद वो बेहोश हो गई। किसी को पता ना चला, इसीलिए वसुंधरा ने जल्दी से मोना के साथ मिलकर उसके कपड़े बदले और डॉक्टर को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आ गया। अरिजीत और वसुंधरा का बड़ा बेटा भी घर में ही थे। इन्हें बहुत खतरनाक सर्दी हो गई है, इन्हें बिस्तर से उठने मत दीजिएगा और इन्हें सिर्फ गर्माई में ही रखिएगा। और मैंने कुछ मेडिसिन लिख दी है, ये इन्हें टाइम से दे देना। शुक्रिया डॉक्टर। डॉक्टर चला गया। पायल के होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। उसकी हालत देखकर अरिजीत ने उससे पूछा, पायल, ये अचानक तुम्हारी इतनी तबीयत कैसे खराब हुई? मुझे बताओ, घबराओ मत। क्या माँ या फिर भाभी? पायल ने उन दोनों का मुंह देखा। उन दोनों के मुंह पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें देखकर पायल बोली, नहीं माँ जी या जेठानी जी की इसमें कोई गलती नहीं है। मेरी ही लापरवाही की वजह से मैं बीमार पड़ी हूँ, और कोई वजह नहीं है। पायल ने उन दोनों के इतने ऐबों और अत्याचारों पर पर्दा डाल दिया। उसकी सच्चाई ने वसुंधरा और मोना का दिल पिघला दिया और उन दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हुआ। बहू, तू झूठ क्यों बोल रही है? क्या मतलब झूठ? बेटा, हमें माफ कर देना। पायल की ये हालत हम पापियों की वजह से हुई है। मैं ही इसके रंग और गरीबी की वजह से चिढ़ती थी, जिसकी वजह से मैंने इसके ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन इसने कभी भी पलट कर मुझसे कोई गलत बात ना बोली और ना ही की। हमने इसके साथ बहुत गलत किया, लेकिन ये हमेशा तेरे आगे हमारे ऐबों पर पर्दा डालती रही, और इसकी इसी बात ने आज हमें हमारा आईना दिखा दिया कि हम कितने गिरे हुए हैं। बहू, हो सके तो तू भी मुझे माफ कर देना। मुझे भी माफ कर दो देवरानी पायल। माँ के साथ साथ मैं भी ना जाने क्या कर रही थी, लेकिन आज मुझे अपनी सारी हरकतों का एहसास हो रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो। आप सभी ऐसे माफी मत मांगिए, कम से कम मेरी कोई बात आपको पसंद तो आई। मैं बस इसी में खुश हूँ। आप मुझे भी अपने परिवार का ही हिस्सा बना लो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। पायल के ऐसे बोलते ही रोते हुए वसुंधरा ने उसे गले लगा लिया। अब सारे दिलों के मैल धुल चुके थे। पायल के सब्र और अच्छाई के आगे वसुंधरा और मोना का सारा घमंड टूट चुका था। इसीलिए तो कहा जाता है कि अच्छाई की हमेशा जीत ही होती है। सुमन अपनी 8 साल की बेटी आराध्या के साथ रहती थी। उसका पति एक हादसे में गुजर चुका था। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बेटा, मैं तुझे क्या खाने को दूं? आज तो घर में राशन देखने के लिए भी नहीं है। तू यहीं रुक, मैं भी दूसरे गांव से अपनी कमाई के पैसे लेकर आती हूँ। सुमन ऐसे बोलकर दूसरे गांव की तरफ निकल जाती है। घर में उसकी बेटी आराध्या भूख की वजह से बिलबिला रही थी, लेकिन सिर्फ गरीब होने की वजह से गांव का कोई भी इंसान उस बेचारी माँ से कपड़े सिलवाना पसंद नहीं करता था। सिर्फ दूसरे गांव के गरीब और पिछड़ी जातियों के लोग ही सुमन से बहुत कम दामों पर अपने कपड़े सिलवा लेते थे। ऐसे ही बस किसी तरह से उनके घर का खर्चा चल जाता था। अरे आराध्या बेटा, क्या कर रही हो? माँ देखो, मैंने अपने हाथ पर कितनी सुंदर मेहंदी लगाई। देखा तो जरा, सच में ये तो बड़ी ही सुंदर है। माँ, मैं बड़ी होकर ऐसे ही सभी के मेहंदी लगाऊंगी, और फिर आप देखना, मुझसे मेहंदी लगवाने वाले लोग इतने सारे पैसे देंगे, फिर हमारे पास बहुत पैसे हो जाएंगे कि फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराध्या ऐसे ही अपनी माँ से न जाने कितने वादे करती रहती थी। इसी तरह से सालों बीत गए और अब आराध्या बड़ी हो चुकी थी। सुमन को अपनी बेटी आराध्या की दुगनी चिंता रहती थी, क्योंकि एक तो वो गरीब थी और दूसरी आराध्या का रंग बिल्कुल काला था। एक दिन आराध्या बाहर गई हुई थी। सुमन अपने पति की तस्वीर देखकर बोलती है, अपने बच्चे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर छोड़कर आप क्यों चले गए? ना उसके सर पर आपका साया है, और तो और गरीबी होने के साथ साथ मेरी बेटी के ऊपर रंग रूप की भी मार है। किसी तरह 2 वक्त की रोटी तो मैं अपने सिलाई के काम से खींच लेती हूँ, लेकिन बेटी को विदा कैसे करूंगी? सुमन गुमसुम सी अपने पति की तस्वीर देख ये सारी बातें बोल रही थी कि तभी वहां पर रोती हुई आराध्या पहुंच जाती है। आराध्या बेटा, रो क्यों रही है? माँ, मैं जब भी कभी बाहर जाती हूँ सभी मुझे काली काली बोलकर चिढ़ाते हैं। माँ, अगर मेरा रंग काला है तो क्या इसमें मेरी कोई गलती है? क्या काला होना पाप है? माँ, मुझसे मेरे रंग की वजह से कोई भी दोस्ती नहीं करता, सभी बस मेरा मजाक बनाते हैं। बोलने दे दुनिया वालों को, इनका तो काम ही बस बोलना है। तू इन सब पर ध्यान मत दे, है ना? सुमन ने किसी तरह आराध्या को संभाल लिया। माँ, आपका शुक्रिया।
मुझे समझाने के लिए। इस दुनिया में मेरे सिर्फ 2 दोस्त हैं, पहली मेहंदी और दूसरी मेरी माँ। माँ, क्या आप मुझसे मेहंदी लगवाओगी? बेटा, अभी मुझे एक अर्जेंट सूट सिलना है, तू अपने ही कहीं लगा ले। मैंने तो अपने सभी जगह लगाई हुई है। एक काम करती हूँ। आराध्या ने घर की एक प्लेट ली और उस पर मेहंदी लगाने लगी। आराध्या का जब भी मन होता था तो वो इसी तरह से फर्श पर, कागज पर या फिर घर की प्लेटों पर मेहंदी लगा देती थी, क्योंकि कोई भी इंसान उससे मेहंदी लगवाना पसंद नहीं करता था। लेकिन आराध्या ऐसे कर करके बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाना सीख चुकी थी। आराध्या बेटा, तूने प्लेट पर कितना सुंदर डिजाइन बनाया है। तुझे यही काम शुरू कर लेना चाहिए। माँ सभी तो मेरा। बेटा, जमाना बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। हो भी सकता है कि तेरा ये काम चल निकले। अपनी माँ की बात सुनकर आराध्या ने अपने घर के बाहर मेहंदी इंस्टीट्यूट का बोर्ड लगा दिया, लेकिन शाम तक एक भी ग्राहक मेहंदी लगवाने नहीं आया। माँ, मैं जानती थी कि कोई नहीं आएगा। मैं ये बोर्ड हटाने जा रही हूँ। सुन तो आराध्या। आराध्या अपने दरवाजे पर टंगे बोर्ड को हटाने बाहर आई। वहीं पर उसके मोहल्ले की 2 सुंदर और गोरी लड़कियां खड़ी हुई थी। आराध्या को देखकर वो दोनों बोली, देख तो जरा, ये कल्ले लोगों के मेहंदी लगाएगी। कोई पागल ही होगा जो इस काले साये से मेहंदी लगवाने आएगा। अरे इसके साये में आकर तो अच्छे से अच्छा गोरे इंसान का रंग भी काला पड़ जाने का डर है। कल्लू, तू कितनी ही अच्छी मेहंदी क्यों ना लगा ले, लेकिन कोई भी तुझसे मेहंदी लगवाना पसंद नहीं करेगा, सिर्फ तेरी काली शक्ल की वजह से। ऐसे चिढ़ाती हुई वो दोनों लड़कियां वहां से चली गई। आराध्या को उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा और रोना आया और वो अपनी माँ के पास जाने के बजाय अपने गांव की झील के पास चली गई और वहीं बैठकर रोने लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं इस दुनिया पर अपनी माँ पर सिर्फ एक बोझ हूँ, सिर्फ बोझ। आराध्या को रोते हुए दूर से एक लड़का देख रहा था। वो उसके पास आकर बोला, तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो? देखो, घबराओ मत, मैं तो बस इस गांव को देखने आया था। तुम्हें ऐसे रोता हुआ देखकर तुमसे पूछने चला आया। वैसे तुम चाहो तो मुझे अपना दर्द बता सकती हो। यूँ समझो कि मेरी जिंदगी ही एक दर्द है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? देखो, जिंदगी जीना अपने हाथ में है। या तो लोगों की बातों और अपनी गलतियों को देख देख कर तुम उसे उजाड़ दो, या फिर हर बुराई को नजरअंदाज करके तुम उसे खूबसूरत बना लो। वो सब कुछ तुम्हारे हाथ में। आराध्या गौर से दीपक की बात सुनने लगी। देखो, जानती हो, मेरे दोस्त भी ना मुझे पहले कोई भाव नहीं देते थे, लेकिन जब मैं उनके बीच एकदम डिस्को डांसर की तरह एकदम हीरो के माफिक तैयार होकर गया ना, तो सारे मेरे फैन हो। मैं बिल्कुल शक्ति कपूर लग रहा था। सच? हाँ, सचमुच। लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तमाशे का बंदर लग रहा हूँ। तमाशे का बंदर? तुम्हें हंसी आ रही है? तो देखो, मैं तुम्हें बंदर की नकल करके दिखाता हूँ। ये देखो। दीपक ऐसे ही बंदर वगैरह की नकल करके आराध्या को हंसाने लगा। काफी देर बातचीत करके दीपक ने आराध्या के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहते हो? तुम बड़ी सीधी सादी प्यारी सी लड़की हो। मुझे हमेशा ही तुम्हारे जैसी एक दोस्त चाहिए थी। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आराध्या ने खुशी से दीपक से दोस्ती स्वीकार कर और उसने इस बारे में सुमन को भी बताया। सुमन को भी ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बेटी को भी एक दोस्त मिल गया था। अरे दीपक, तुम? हाँ, मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा आंटी से मिलता हुआ चलूं। बहुत अच्छा किया, अंदर आ जाओ। ऐसे ही दीपक रोज किसी न किसी बहाने आराध्या से मिलने आता रहता था। ऐसे ही दिन बीतने लगे। दीपक उसे पसंद करने लगा था और एक दिन उसने आराध्या को सब कुछ बता दिया। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगे आराध्या? देखो, मेरे आसपास वैसे तो बहुत अमीर अमीर लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हें ही मैं अपनी दुल्हन बनाना चाहता हूं, सच में। आराध्या ने इमोशनल होकर दीपक का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और सभी की रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद दीपक ने आराध्या का एक मेहंदी इंस्टीट्यूट खुलवा दिया, जिसमें बड़े बड़े लोग मेहंदी लगवाने आते थे। अब तुम इस इंस्टीट्यूट की मालकिन हो। आराध्या की कला बहुत जल्दी बहुत मशहूर हो गई और अब उसके पास बड़ी बड़ी मॉडल्स के मेहंदी लगाने के ऑर्डर आने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ बेटी की वजह से माँ के भी हालात बदल गए थे और लोग अब सुमन की भी इज्जत करने लगे। एक दिन आराध्या बड़ी गाड़ी में बैठकर अपने मायके आई। अरे अरे देखो, आराध्या जी आ रही हैं। अरे सबसे ज्यादा चलने वाली मेहंदी आर्टिस्ट। जी जी, वही आराध्या जी, आराध्या जी। सभी उसके पीछे पीछे आ रहे थे।
लेकिन आराध्या बिना किसी पर ध्यान दिए अपनी माँ के पास चली गई। ये कामयाबी उन लोगों के मुंह पर एक करारा थप्पड़ थी जो आराध्या का पहले मजाक बनाते थे। इसलिए तो कहते हैं कि जिंदगी में कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। क्या पता कब वक्त साथ दे।